नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से। विधानसभा में बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक हुई। राज्य मंत्री रेखा आर्या विभागीय योजनाओं की समीक्षा इस बैठक में करती नजर आई। बैठक में विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों पर समीक्षा हुई। विभिन्न जिलों से बाल विकास और महिला कल्याण के अधिकारी जुड़े। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल बैठकों पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, इन दिनों वर्चुअल वर्ल्ड में हम एंटर कर चुके हैं और इसी वर्चुअल वर्ल्ड में अब लगातार जो बैठकें हैं, जो समीक्षाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती हैं। कोरोना काल में लोगों से मिलने से परहेज किया जाता है क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ अब कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इस बीच विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की है रेखा आर्या ने। विभिन्न जिलों से बाल विकास और महिला कल्याण के जो अधिकारी थे वो जुड़े और उनसे चर्चा हुई इस दौरान। और कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत उत्तराखंड में आज से कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हुई है। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से शुरुआत की। कांग्रेस भवन से प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से वर्चुअल सम्मेलन का शुभारंभ किया। कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन जिलेवार समीक्षा के तौर पर आयोजित होगा। राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित होंगे कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन। बीजेपी सरकार की नीतियों पर कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन में चर्चा होगी। आज हुई शुरुआत में मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल भी हुए। देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड में अब कांग्रेस भी प्रवेश कर चुकी है और सम्मेलन शुरू हो चुके हैं। वर्चुअल सम्मेलन आज शुरू हुए और कांग्रेस ने देखिए जिस तरीके से आज शुरुआत की है वर्चुअल सम्मेलन की उत्तराखंड में, उसके बाद से जाहिर सी बात है कांग्रेस भी अब इस ओर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हुई। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से शुरुआत की है इसकी। राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित होंगे कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन। उत्तराखंड में आज से कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत। राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित होंगे कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन। बीजेपी सरकार की नीतियों पर कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन में चर्चा होगी। देखिए, अब जो कांग्रेस की रणनीति है वो वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से पूरी होगी। विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। यमुनोत्री विधायक हैं केदार सिंह रावत, जिनको धमकी मिली है। नेहरू कॉलोनी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। विधायक ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। विधायक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धमकी देने वाला पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। देहरादून के आजमपुर कला क्षेत्र का रहने वाला है धमकी देने वाला डॉक्टर। बात है दिन में लगभग 3:10 किसी का फ़ोन आया। उनका जी मैं एसएसपी से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन एसएसपी जो है मेरा फ़ोन नहीं उठा। मैंने कहा भैया आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और आपको समस्या क्या है, आप मुझे बता दीजिए। चलिए एसपी से मैं बात करूँगा। नहीं, कहने लगे नहीं हो एसएसपी को आप बोलो कि फ़ोन उठा लें। मैं भैया आप कौन बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर क्या की बोल रहा हूँ। मैं आप कहाँ से बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैं कह रही अभी कुछ मैं भाई पाकिस्तान से बोल रहे हो तो पाकिस्तान वालों से बात करो। तो इतने में जो है उसने फ़ोन काट दिया। फिर लगभग 2 मिनट बाद फिर फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आते ही जो है फिर अपशब्द का प्रयोग करने लग गया और ये कहने लग गया कि भाई आप कहाँ, नाम लेकर के कहने लग गया कि केदार तुम कहाँ पे हो। मैं जो हूँ विधायक निवास में हो, बड़कोट में हो या उत्तरकाशी में हो, मैं वहीं आकर के तुम्हें ठीक करता हूँ। और इस तरह से धमकी देने लग गया। बाद में
और वहीं खबर है दिनेशपुर से। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भूमि पूजन किया। दुर्गा पूजा मंदिर का पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण के लिए भूमि पूजा। मंदिर परिसर में ईंट रखकर नया मंदिर बनाने की शुरुआत हुई। 58,60,000 रुपए का भव्य मंदिर बनाए जाने के लिए सौगात। क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी, अरविंद पांडे ने कहा। माननीय बलराज पासी जी 500 लोगों के बीच में भी, हजारों लोगों के बीच में भी सभा था। मजबूरी में ले ले क्या? माननीय बलराज पासी जी 500 लोगों के बीच में भी, हजारों लोगों के बीच में भी सभा था। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐतिहासिक क्षण की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज वर्षों से कई पीढ़ियों की जो तपस्या थी आज समाप्त हुई और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया। उसकी आम जनमानस को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज दिनेशपुर में भी हमारे दुर्गा मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है इसका भी नव निर्माण किया जा रहा है, तो आज इसका भी शिलान्यास हुआ और दुर्गा पूजा कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। और कई वर्षों से इनकी मांग थी कि हमको कुछ ना कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट से कुछ आर्थिक सहायता मिले ताकि भव्य मंदिर निर्माण हम कर सकें। मैं इस ऐतिहासिक क्षण पे मैं अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनसे मैंने एक ही क्षण में कहा और उन्होंने 59 लाख रुपये लगभग उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। मैं यहाँ की जनता की तरफ से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं था कि वहाँ पर जो है एक ढांचा खड़ा हुआ है, भगवान राम जो है वो जेल में बंद है। जब हम लोग जनता के बीच में गए, लोगों को बताया, लोगों के अंदर आक्रोश हुआ और जिसका परिणाम हुआ कि लंबा संघर्ष किया गया लेकिन ढांचा नहीं हटाया गया और आक्रोश के कारण से 6 दिसंबर को ढांचा जो है वो हटा दिया गया। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उस ढांचे के नीचे जो अवशेष थे वो मंदिर के अवशेष थे। सुप्रीम कोर्ट को पता चला उन अवशेषों को देखकर और सुप्रीम उत्तराखंड के खुनीबगढ़ में वन मंत्री हरक सिंह रावत के प्रयास से 2 करोड़ रुपए की लागत से 3000 लीटर दूध की दैनिक क्षमता के प्रसंस्करण संयंत्र के लिए भूमि का शिलान्यास किया गया। भूमि शिलान्यास कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, सहकारिता और दुग्ध मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस प्लांट के बनने से कोटद्वार को 1 लाख रुपए से ज्यादा का लाभ होगा। वहीं दुग्ध मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये प्लांट इस 10 महीनों के अंदर बनकर तैयार होगा, जिससे प्रतिदिन 3000 लीटर दूध कोटद्वार को उपलब्ध हो पाएगा। भारत माता की, भारत माता की जय। करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष ये कोटद्वार के लिए और पूरे लहसुन यमकेश्वर पौड़ी जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेष करके यहाँ के उपभोक्ताओं के लिए भी, आम जनता के लिए भी। उनको ताज़ा दूध, ताज़ा पनीर, अच्छा घी, मट्ठा सस्ते दामों पर मिलेगा और ताज़ा मिलेगा। दूसरा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अब तक मैं सोचता हूँ कि इससे जिस तरह माननीय धन सिंह जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि जो दूध खरीदेगा, घी खरीदेगा, दही खरीदेगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसको एक अलग से सब्सिडी दी है 4 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया। उससे एक जो मैं सोचता हूँ कि इस व्यवसाय में जो लोग दूध के व्यवसाय में जो लोग लगेंगे उनको बहुत और 3000 लीटर दूध यहाँ पर डेली जो है प्रोसेसिंग होगा। और मुझे लगता है कि कोटद्वार के लिए तो बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमने 100% पैसा दे दिया इसके लिए और ये भी कहा है कार्यदायी संस्था को कि ये 10 महीने में तैयार करके हमको देना है और 1 महीने बाद हम ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है ये सीतापुर में शुरू कर देंगे ताकि यहाँ के
जो डेयरी व्यवसाय के लोग उनको श्रीनगर न जाना पड़े। और स्वरोजगार के लिए डेयरी में लगभग 3,500 लोगों को हम इस बार डेयरी दे रहे हैं, जो कि एक स्वरोजगार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए एक बड़ा कदम है। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित 9 दिनों से क्रमिक अनशन पर हैं और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केदारधाम में भवनों और धर्मशालाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ से आक्रोशित हैं। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना देते हुए रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। 2 महीने से केदारनाथ धाम में अर्धनग्न अवस्था में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अब समाधि लेने का फैसला किया है। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ ही केदारनाथ धाम स्थित उनके भवनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की और धाम में लागू केदारनाथ मास्टर प्लान को वापस नहीं लिया तो केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली जाएगी। तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ दरअसल रैली निकाल रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को पुरोहित मंदिर परिसर में धरना देते हैं। उनका कहना है कि पहले वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का फैसला तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में नहीं है, जिस कारण उन्होंने अब समाधि लेने का फैसला किया है। सरकार तीर्थ पुरोहितों की कोई सुध नहीं ले रही। नहीं अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके, उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कोल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है कि हमारा यही निर्णय है कि हम आगे अगर नहीं भी होगा हम समाधि लेंगे। आज हमारा जो है तीर्थ पुरोहित समाज का क्रमिक अनशन का 9वां दिन चल रहा है। हम समस्त तीर्थ पुरोहित चारधाम के लोग प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार के द्वारा जो जबरन केदारनाथ के अंदर मास्टर प्लान थोपा जा रहा है, हम जो है उसका पुरजोर विरोधी नहीं, घोर विरोध करते हैं। हम सरकार से गुजारिश से प्रार्थना करते हैं, सरकार तुरंत इस मास्टर प्लान को वापस दे और हमारे अधिकारों का, हमारे जो अधिकार है उनका शोषण न करे, यही हमारी प्रार्थना है। आज हमारा जो है तीर्थ पुरोहित समाज का क्रमिक अनशन का 9वां दिन चल रहा है। हम समस्त तीर्थ पुरोहित चारधाम के लोग स्थित शीशम झाड़ी और खारा स्त्रोत में कोरोना संक्रमित के 24 नए मरीज पाए गए। 15 मरीज एक ही घर के हैं। बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन और क्षेत्रीय निवासियों में इस वक्त हड़कंप मचा है। प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। डीएम के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्रों की गलियों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भेजा है। बता दें कि एक दिन पहले भी इन्हीं क्षेत्रों के कोरोना के 19 संक्रमित मरीज पाए गए थे और स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों के कोविड-19 के सैंपल जांच कर रही है। जो हमने सैंपल लिए थे उसमें जो है 18 लोगों का हमारे पास आया था कि शीशम झाड़ी में पॉजिटिव आए। फिर हम लोग उनके घरों में आए हैं, जो लोग बच गए थे, छोटे बच्चे, उनका नहीं सैंपल लिए थे, उनके हम रैपिड एंटीजन कर रहे हैं, तो उसमें 5 लोग और पॉजिटिव आ गए। तो कल हमारे 19 और 5 24 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, सिर्फ शीशम झाड़ी और खारा स्त्रोत से। और परसों जो है 7 लोग एक मकान से और पॉजिटिव आए थे, और उससे पहले एक और जो प्रवासी जो बिहार से आया हुआ था वो भी पॉजिटिव आया। कि 7 लोग एक मकान से आ रहे हैं, और जैसे जो अभी हम लोगों ने लिया है तो 15 लोग एक ही घर से आए हैं पॉजिटिव। अब एसिम्टोमेटिक पहले आ रहे थे, एसिम्टोमेटिक अब जो हैं उनके परिवार में जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको सिम्टम भी है, बुखार है, खांसी है। पौड़ी में कूड़ा निस्तारण को लेकर पुलिस और सफाई कर्मचारी आमने सामने हो गए, जिसके कारण इन दोनों के ही बीच की लड़ाई के कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ी। दोनों पक्षों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मामले को जाकर शांत कराया जा सका। मामला देर शाम का, जब सफाई कर्मचारी द्वारा कूड़े को अपने ट्रक में डाला जा रहा था, उस समय कुछ कूड़ा पौड़ी में तैनात पुलिस कर्मचारी की गाड़ी में जा गिरा, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी ने सफाई कर्मचारियों को थाने में बुलाकर लिखित माफीनामा मांगा, जिसके सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया और कूड़े के ट्रकों का थाना पौड़ी के बाहर ही खाली भी कर दिया। गुस्से में आमजन के साथ साथ स्थानीय व्यापारी को भी इससे
भारी दुर्गंध से दो चार होना पड़ा। दोनों ही पक्षों में से कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद अपर जिलाधिकारी ने दोनों ही पक्षों को सामने बिठाकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्ष में समझौता कराया जा सका। जैसे कि सीओ मैडम भी आई थी, हमारे सफाई कर्मी जो है पूरे तन मन से 5 बजे सुबह उठकर पूरे नगर की व्यवस्था में लगे रहते हैं और इसी क्रम में एक पुलिसकर्मी की गाड़ी वहाँ पे थी, तो एक आध छींटे पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह गाड़ी खड़ने की तो है नहीं। वहाँ पे हमारा कूड़ा का टैंकर खड़ा होता है, ट्रक जो होता है, तो भर रहे थे। उन्होंने माफ़ी भी मांगी उनसे, यार चलिए भाई साहब हम गाड़ी ठीक कर देंगे, लेकिन पुलिस वाले अपने रुतबे के अनुसार जो है उन्हें रात 8 बजे बुलाते हैं, उनसे माफ़ीनामा मंगाते हैं। तो इसीलिए रोज़ रोज़ के पंगे न हो, तो उन्होंने देखिए कल शाम की घटना है। तो एक ही नगर पालिका के 3 सफाई कर्मचारी हैं, इनका एक पुलिसकर्मी के साथ उसके व्यक्तिगत वाहन पर कूड़ा डालने को लेकर कुछ विवाद हो गया था। तो बाद में बताया गया कि विवाद आपस में इन लोगों ने सुलझा लिया था और थोड़ा सा गलतफहमी के चलते विवाद हुआ था। आज सुबह देखा गया कि इन लोगों ने नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर कोतवाली पौड़ी के बाहर कूड़ा फैला दिया और उसके बाद जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि इनका रात को कुछ विवाद हुआ था। इस विवाद की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी है, ना तो पुलिस प्रशासन को, ना ही अपने उच्च अधिकारियों को। तो इसी में हम लोगों ने बात की, तो इसका आपस में यही समन्वय निकाल किया गया कि एक गलतफहमी को लेकर थोड़ा आपसी विवाद था, जो बाद में बात नैनीताल हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटीन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की बदहाली के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि कोविड मरीजों के हालात में और उनके इलाज में WHO द्वारा जो जारी मानक है उनका कितना अनुपालन किया जा रहा है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तिथि नियत की है। नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं। जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। आज माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो जो कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उत्तराखंड में, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो मानक हैं और जो रिपीटेड गाइडलाइन WHO ने इशू की है, उनका कितना अनुपालन राज्य में किया जा रहा है, इनके संबंध में डिटेल्ड एफिडेविट राज्य सरकार को 17 सितंबर तक कोर्ट में फाइल। उत्तराखंड के डोईवाला में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर समिति में बैठक हुई। बैठक में गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल मौजूद रहे। बैठक में गन्ना किसानों के करोड़ों के बकाया भुगतान को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ शुगर मिल से गन्ना किसानों का भुगतान न मिलने से प्रतिनिधिमंडल ने अधिशासी निदेशक डोईवाला शुगर मिल मनमोहन सिंह रावत से मुलाकात की और गन्ना बकाया भुगतान को जल्द से जल्द देने की मांग की है। भुगतान अभी तो हम लोग आज ईडी साहब से मिलने आए थे सभी लोग उसके बाद, लेकिन गन्ना किसानों की स्थिति इस समय इतनी दयनीय है कि कोई देखने के उनकी तरफ कोई भी, सबने आंखें बंद कर ली हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी, हम लोग मिलने गए थे। हम लोगों ने जो हमारे गन्ना सचिव हैं चुग साहब, उनसे भी मिले, लेकिन किसी ने भी हमें ये आश्वासन नहीं दिया कि इतनी तारीख तक हम आपका पेमेंट कर देंगे। आज हम लोग ईडी साहब पर आए थे और ईडी साहब भी कहते हैं कि शासनिक गन्ने का पेमेंट देंगे, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। तो अब मजबूरन में हम लोगों को अब क्या करें, बैठना ही पड़ेगा। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो इसलिए किसानों को अपना रोना किस पे रोएं, तो धरना देंगे एक दिन। इसी के लिए हम लोग फिर आगे रूपरेखा बनाएंगे सभी लोग किसान मिलकर। कोरोना से पीड़ित लालकुआ कोतवाली का स्टाफ आखिरकार ठीक होकर अपने काम पर लौट आया है। 30 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे और सभी का इलाज भी चल रहा है और कई दिनों तक कोतवाली का गेट बंद रहा। अंदर सन्नाटा पसरा रहा। नजर आए तमाम लोगों को कोतवाली के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में आज सारा स्टाफ ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुका है। फरियादियों की बातें सुनी जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग भी चपेट में आ गए थे। अब काम के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। अब किस वजह से आए कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी कर्मचारी और हमें खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था, लेकिन अब जो है हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। अपना पूरा गेट पूरा काट दिया। हम लोग सब लोग स्वस्थ हैं और पहले की तरह ही ड्यूटी करें।
सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा को कोरोना हुआ। इसी हफ्ते सितारगंज से दिल्ली आ गए हैं सौरभ बहुगुणा का दिल्ली में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। परिवार से मिले सितारगंज से दिल्ली गए थे बीजेपी विधायक। बहुगुणा का दिल्ली में कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। परिवार से मिलने सितारगंज से दिल्ली गए थे बीजेपी विधायक, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा को भी हुआ कोरोना। शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। उसी को लेकर आज विकासनगर जीवनगढ़ बाईपास रोड पर ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह ने द ओल्ड मसाज जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा, जीवनगढ़ क्षेत्र के युवा आजकल नशे की लत से परेशान हैं। इसी को रोकने के लिए जीवनगढ़ में स्पेशल जिम खोला गया है। देखिए, आज के इस दौर में जो युवाओं को नई अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलता है, इसके लिए आज जीवनगढ़ में एक ओल्ड मसल जिम के नाम से जिम का उद्घाटन किया गया। मैं यहाँ के इनके जिम के आयोजक जो हैं उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। कोविड के इस दौर में आदमी स्वस्थ रहने के लिए हमारा जो पौराणिक सिस्टम है उसी के तहत ये जिम आज है। पहले इसको जिम खाना वैसे बोलते थे, पहलवान लोग पहलवानी किया करते थे। और भारत की जो परंपरा है कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे को भी सुरक्षित और स्वस्थ रहने में सहयोग करेंगे।